नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन के माध्यम से हम महिलाओं को कानूनी जानकारी भी देते हैं। हम उन्हें जागरूक करते हैं कि भारत के संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्यस्थल या वर्क प्लेस पर उनको एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पॉश एक्ट जो लाया गया था उसके बारे में। हर महिला को जो कामकाजी है उसे ये जानना ज़रूरी है कि पॉश एक्ट क्या है और किस तरह से वो वर्क प्लेस पर सुरक्षित रह सकती है, और सभी जो ऑफिसेज हैं उनको इसका पालन करना क्यों ज़रूरी है। इस बारे में हमें बताएंगी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रितु दुबे जी, जो आज आवाज़े ख़वातीन के स्टूडियो में मौजूद हैं। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण मसले पर हमारे यहाँ आने के लिए। मैं आवाज़े ख़वातीन और रत्ना शुक्ला जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अहम मुद्दा उठाया और उस पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रितु जी। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ आपसे कि पॉश एक्ट है क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को पहले समझाइए क्या है। देखिए, पॉश एक्ट को ऐसे इलैबोरेट कीजिए तो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशल एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन शॉर्ट हम उसको पॉश एक्ट के रूप में कहते हैं। ये वो एक्ट है जो एक्सक्लूसिव एक वुमेन के लिए आया, जो कि वर्क प्लेस के लिए है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे कानून में बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन ये जो एक्ट आया ये स्पेसिफिकली फॉर वर्क प्लेस कि और वर्क प्लेस में जो हमारी औरतों के एम्प्लॉई के जो लेडी एम्प्लॉई हैं, फीमेल हैं, उनका जो शारीरिक शोषण होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, या उसमें क्या क्या प्रोविज़न होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनके बारे में ये एक्ट हमें बताता है। जी रितु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा व्यवहार है जो अनवेलकम है जिसको कि हम इसके दायरे में ला सकते हैं। जी, इसमें जो अगर आप पॉश की डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले ये अनवेलकम बिहेवियर ही आता है। अच्छा। ठीक है, तो अनवेलकम में देखिए वो बिहेवियर जो रेसिपेंट के एंड पे अनवेलकम है। कई बार क्या होता है कि हम दोस्तों में भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं लेकिन वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, बट अगर आपके बिहेवियर का, आपके व्यवहार को जिसके प्रति आप कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दैट इज़ अनवेलकम बिहेवियर। ठीक है, मान लो कि जैसे कॉलेज की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज में एक लड़की आती है, कोई उसको फ्रेंड उसको बोलता है, मेल ही फ्रेंड है, यू आर लुकिंग सो हॉट। ठीक है, तो फ्रेंड्स में वो चल सकता है, लेकिन अगर ऑफिस में अगर कोई बार बार ऐसे बोल रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उसका अनवेलकम बिहेवियर हुआ। तो अनवेलकम बिहेवियर डिसाइड कौन करेगा? जो रेसिपेंट है, जो विक्टिम है, वो डिसाइड करेगा कि वो सामने वाले के बिहेवियर वेलकम है या अनवेलकम है। एक ही स्टेटमेंट एक जगह वेलकम हो जाता है, एक जगह अनवेलकम हो जाता है। तो इसको फिर कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसको एक सबूत के तौर पे लिया जाता है? क्योंकि फिर तो ये हर व्यक्ति उसमें फिर मतलब इसमें जिसके साथ हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका और उस सामने वाले बंदे का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा मतलब मैटर करता है यहाँ पे। अगर कोई अननोन बंदा अगर बार बार आपको, जिसके साथ आपका कोई मतलब फ्रेंडशिप नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, बट वो अगर इस तरह का बिहेव कर रहा है तो और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ इस तरह से टॉक करे, तो वहाँ पर वो अनवेलकम हो जाएगा। जी जी। रितु जी, अब थोड़ा सा हमें इसकी एक तो परिभाषा क्या क्या इसके भीतर आती हैं चीज़ें, और अनवेलकम बिहेवियर जो है वो क्या क्या है जी। अब मैं आपको सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये बहुत ही अहम स्टोरी है। आपको जब आने से पहले एक राजस्थान में एक लेडी थी जो कि सोशल वर्कर थी, तो वो ड्यूरिंग द सोशल वर्क उनका काम था कि चाइल्ड मैरिज रोकना, बाल विवाह रोकना, औरतों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ तो उसको रोकना। तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थी। तो इसी केस में उन्होंने क्या किया कि एक बार एक बाल विवाह हो रहा था, वहाँ पे जाकर वो गुजर लोग थे, तो उसको उन्होंने स्टॉप किया। बदले में उन्होंने क्या किया कि फील्ड में ले जाके दूसरे दिन उनका रेप होता है, गैंग रेप होता है। जब वो पुलिस में जाती हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं आपका ही कोई गलती होगा ऐसे करके, लेकिन फिर भी प्रेशर में फिर अरेस्ट होते हैं, बाद में जाओ लोग छूट जाते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि जो सामने वाले जो रेपिस्ट थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वहाँ के जो गांव के जो होते हैं जमींदार उस टाइप के थे, हाँ उस टाइप के थे, तो उनको न्याय नहीं मिलता है, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे इतनी बदतमीजी से उनके साथ पुलिस स्टेशन में बात होती है कि उनका बोलता है कि घाघरा उतार के दे दो, ठीक है। उसका हस्बैंड अपना पगड़ी उतार के देता है, बोलता है कि हाँ तुम घाघरा उतार के दो और वो
अपना पगड़ी उसके वाइफ को रैप करता है, ठीक है, बट बोलता है कि हमें इंसाफ दिलाना है। इसी सिलसिले में और जब ऑर्गेनाइजेशन से बात करती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कोर्ट बोलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमाइसेस में हुआ ही नहीं था, तो ऑर्गेनाइजेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। बट सिंस शी वाज एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल होना चाहिए। उसी समय एक विशाखा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उसके केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारी गतिविधियों को देखा, सारे उनके पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह को देखा। उसके बाद उन्होंने एक विशाखा गाइडलाइन बनाया जो कि काफ़ी फेमस है। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये सारे डेफिनेशंस को रखा गया कि कौन सा टच वेलकम होगा, अनवेलकम होगा, और सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या आ सकता है। जैसे फिजिकल टच हो गया, जैसे आपका कलरफुल रिमार्क हो गया, ठीक है, जैसे कलरफुल रिमार्क्स बोलते हैं कि किसी का ड्रेस को लेके ऐसे बोल दिया है कि दिस मतलब आप इसमें बहुत हॉट लग रहे हो, या कुछ और भी उससे सेक्सुअल इससे रिलेटेड जेस्चर्स हो गए, सेक्सुअल रिलेटेड जेस्चर्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर कुछ आपको ऑब्सीन मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो भी इसके अंडर में आ गया, तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में है। तो उसमें गाइडलाइंस बनाया, उसमें उन लोगों ने एम्प्लॉयर को भी अकाउंटेबल बनाया। उसने बोला कि दो द रेप हैज़ बीन that incident has happened outside the premises, but it happened during the course of the employment. तो अगर आपकी नौकरी कर रहे हो, वो चाहे नौकरी के दौरान उसकी ड्यूटी निभाते हुए कहीं पे भी अगर कोई इंसिडेंस होता है तो एम्प्लॉयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। तो उस समय उन्होंने बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस तरह की कुछ केसेस हो तो उसको हैंडल करे, इंक्वायरी करे, और उसके बाद अगर फाइंडिंग आती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कोर्ट में केस कर सकते हैं या उनको पनिश किया जा सकता है जो ऑफेंडर हैं। जी, तो ये इसके लिए नियम क्या हैं? दफ्तर में कितने लोग होने चाहिए? वो कैसे माना जाएगा कि हाँ इस वर्क प्लेस पर ये जो है वो आईसीसी होना चाहिए, ज़रूरी है? जी देखिए, जहाँ पे भी 10 से ऊपर एम्प्लॉई हैं, 10 से ज़्यादा हैं, वहाँ आईसीसी कमेटी मैंडेटरी है। अच्छा, वहाँ बनने जो किसी भी दफ्तर में, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे औरतें हैं कि नहीं है, मेल है फीमेल का नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल कहा गया है इसमें। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। जी, ये जेंडर न्यूट्रल है, तो इसमें ये नहीं कि अगर मेल भी हों किसी में 10 से ऊपर तो वहाँ पे आईसीसी कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। और अगर 10 से नीचे हैं तो वहाँ पे जो कंप्लेन होती हैं वो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमेटी बनती है, तो वहाँ पे इनकी कंप्लेंट्स जाती हैं। जैसे कि आप डोमेस्टिक वर्कर का ले लीजिए, मान लो कोई हमारे यहाँ जो काम करने वाली आती हैं उनके साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं ऐसे, तो वो कहाँ कंप्लेन करें, तो वो फिर जाती हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। और जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो जुडिशियल मतलब मैजिस्ट्रेट लेवल के लोग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। पॉश के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर हम बता सकें सीधे सीधे कि यदि आप दफ्तर में काम करती हैं और आपके साथ इस तरह की घटना कुछ होती है तो आप उसके लिए संज्ञान ले सकती हैं, उसकी शिकायत कर सकती हैं, ये थोड़ा जी। तो देखिए, हर कोर्ट ने बोला है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ एक कमेटी बनानी चाहिए जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं। जी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 4 लोग होते हैं, जिसमें कि जो सीनियर मोस्ट जो वुमेन होती है उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं, और उसमें 2 और एम्प्लॉय होते हैं जो उनके ही एम्प्लॉय होते हैं। एक आपके एनजीओ का कोई बंदा हो सकता है या जिसको लीगल का नॉलेज है, तो उस टाइप के लिए उसमें शामिल होते हैं। तो ये 4 मिलके, एक ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट है जो वो बन के फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है। तो अगर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले जो अग्रीव्ड वुमेन होगी वो या तो खुद या उसके कोई फ्रेंड या उसके पेरेंट्स या रिलेटिव्स, कोई भी हो जिस पर उसको फेथ है, तो वो रिटेन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेन करती है। और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो ड्यूटी होती है वो सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी देती है दूसरी पार्टी को भी, ये नहीं कि आर्बिट्ररी तरीके से जैसे कंप्लेन आए और हम उस पर एक्शन ले लिए, नहीं। इसका क्या होता है कि उनकी जो फंक्शनिंग होती है ना, वो एक जैसे हमें सिविल कोर्ट का जो पावर होता है तो उनके भी वही पावर होते हैं और वही प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा। जिस तरह से हमें कोर्ट में नोटिस भेजना होता है तो यहाँ भी जो रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पोंडेंट में की जो अपोजिट पार्टी होती है, तो उसको वो लोग नोटिस देते हैं, उसको 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि अपनी बात को रखने का। फिर उनको भी रिटर्न में दिया था, इसकी कंप्लेंट की कॉपी भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है जी। और इसके बाद फिर दोनों पार्टी को फिर बुला के दिखाया जाता है, फिर इसकी इंक्वायरी पूरी होती है। फिर इंक्वायरी में फाइंडिंग जो होती है
उसके बाद फिर वो रिपोर्ट बन के आती है ICSE के पास। फिर ICSE को लगता है कि अगर इसमें हाँ सही बात है, इसमें जो अक्यूज्ड है उसका गिल्ट प्रूफ हो गया है, तो फिर वो उस पर अपना एक्शन, आगे का एक्शन लेती है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स और जो होती है उस बीच में भी काफ़ी कुछ मतलब ड्यूटी होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, कि जैसे जिस डिपार्टमेंट में वो लेडी काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ना वो अपने से सुपरवाइज़र केस में ही होता है जी। मोस्टली जो आपसे हायर पोस्ट में है वही अपने जूनियर को मतलब फेवर देने के लिए मतलब फेवर मांगते हैं जी जी, ठीक है। तो मोस्टली वैसे ही होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में भी ले लीजिए, जो रिसर्च वगैरह करती हैं और लड़कियाँ, उनको लालच देगी कि चल ठीक है आपका रिसर्च जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे आए हैं जिसमें कि वो लोग उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं जी जी। तो उस केस में अगर जब कंप्लेन आती है इनके पास, तो दोनों पार्टियों को बुलाने के बाद भी अगर लगता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की हाँ जेन्युइनिटी है, तो फिर वो या तो उस बंदे को, अगर ये पहला उसकी गलती है या पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बहुत ग्रेव है, मल्टीपल है, रिपीटेटिव है, तो फिर उसको सस्पेंड मतलब वो उसका नौकरी से भी उसको बर्खास्त कर सकते हैं। और उस बीच में ये भी हो सकता है कि कोई जो सुपरवाइज़र है जिसके अंडर में जिनके पावर है कि इसकी रिपोर्ट लिखने की, जो एग्रीड वुमेन है, तो उस केस में क्या करते हैं कि उसको हटा के दूसरा सुपरवाइज़र वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ताकि उसकी जो रेटिंग हो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छा, ठीक है। कि मान लो कि वो इन्फ्लुएंस है तो उसकी गलत रेटिंग दे सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस ख़राब है जी जी जी, ठीक है। तो उसके साथ फेयरनेस करने के लिए उसके सुपरवाइज़र को चेंज किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ये है, लड़की बहुत परेशान है या बहुत मेंटली जैसे वो बेयर नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ये भी प्रावधान है इसके अंदर कि उसको लीव विदाउट पे, लीव विद पे देना है, यहाँ पे लीव विदाउट पे नहीं देना है। ठीक है, हाँ, लीव उनको 3 महीने का छुट्टी दे सकते हैं कि आप ये थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए कि अगर लड़की मतलब हाँ अगर कोई अग्रीड वुमेन है, अगर वो इसको इमोशनली बेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि क्या होता है ना ज़्यादातर कि मान लो किसी के साथ होता है, एक पहले तो कॉन्फिडेंशियल इसमें मेंटेन करने की मतलब प्रावधान है कि ये बहुत प्राइम मतलब ऑब्जेक्टिव है इसका केस का। तो अगर नहीं होता है या मान लो कि किसी तरह से पता चल जाता है या वो लड़की कंफर्टेबल नहीं फील करती है, उसके साथ ये हुआ है, बार बार ऑफिस में आना, ये करना, क्योंकि उससे उसका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में ये ड्यूटी बनती है कमेटी की कि उसको लीव विद पे 3 मंथ्स का दिया जाए, या फिर दूसरे इसमें उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसको या रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर, ताकि वो रोज़ का जो इंटरेक्शन है वो ना हो और वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील ना करे जी, ठीक है, या फियर में ना रहे, क्योंकि उससे उसके वर्क परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट आता है जी। इसमें मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि कितने तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं। एक होता है क्विड प्रो को बोलते हैं उसको, क्विड प्रो को होता है, एक होस्टाइल इन्वायरमेंट होता है और एक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें क्विड प्रो को कि मतलब जैसे को तैसा, कहने का मतलब है कि कई बार प्रमोशन के लिए सब के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम मुझे सेक्सुअल फेवर करो, तो इसको क्विड प्रो को में लाते हैं। अच्छा। फिर अगर मान लो कि कोई फेवर नहीं कर रही है, तो आमतौर पे वर्क प्लेस पे क्या होता है कि वर्क जो इन्वायरमेंट को इतना हॉस्टाइल बना दिया जाता है कि वो जो लेडी होती है बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, मतलब उसको प्रेशर महसूस होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, चाहे उनके बिहेवियर से हो सामने वाले के, चाहे किसी और एटीट्यूड से हो। मान लो कि उनका वर्क असाइन किया हुआ है, टैलेंटेड है, बट वो सेक्सुअल फेवर नहीं दे रही है, तो उसके वर्क को कम कर देना, ठीक है। दो शी इज़ टैलेंटेड, तो उसमें उसको ताकि उसको इमोशनली या प्रेशराइज फील करके उसकी बात मान ले। साइकोलॉजिकल, जैसे कि ऐसा कुछ करना कि जिससे साइकोलॉजिक इफेक्ट करे उसका, मान लो किसी की फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, फैमिली की, ये सब की, तो उसको इतना ज़्यादा करना कि वो उसको मतलब इतना इमोशनली वो हो जाए कि उसकी बात को मान ले, तो इस तरह से प्रेशराइज करना इमोशनली साइकोलॉजिकली उसको, तो ये सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आते हैं। इसको हम दिखा नहीं सकते हैं, बट फील किया जा सकता है जी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिस्ट भी बता सकते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ है। दूसरा क्या इम्पैक्ट आता है, देखिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर मान लो कि किसी के साथ इस टाइप से हुआ तो 3-4 साइकोलॉजिकली तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद की गोलियां शुरू कर जाते हैं, जिससे उनका हेल्थ इफेक्ट होता है, तो हेल्थ भी इफेक्ट हो गया। लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगा, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, तो अल्टीमेट वो क्या करेगी, जॉब छोड़ देगी।
और अगर उसके अगेंस्ट में लोगों ने जो हैरेसर है, अगर उसका सीनियर है, उसने कुछ गलत रिपोर्ट बना के दे दी तो उसके नेक्स्ट जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो कॉन्फिडेंस होता है कि सेफ़ इन्वायरमेंट का, वो सेफ़ इन्वायरमेंट का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वो कहीं भी जाएगी तो उसको लगेगा कि पता नहीं ये भी वैसा ही क्यों ना हो। तो जो ट्रस्ट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ना, वो ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। रितु जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो दफ्तर इसको फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पे पॉश नहीं बनी है, पॉश कमेटी में जी, उनके लिए किसी तरह का कोई ये जी बिल्कुल। अभी जैसे रिसेंट ही मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसमें काफ़ी गाइडलाइंस दिए, डायरेक्शन दिए कि अभी तो सभी, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेस हों, चाहे पब्लिक हों, प्राइवेट हों, सब जगह ये मैंडेटरी है कि आईसीसी कमेटी बननी ही बननी है और इनको फॉलो करना है गाइडलाइंस को। जो नहीं करते हैं तो पहला जो ऑफेंस है उसमें 50,000 का पेनल्टी भी है। अगर रिपीटेटिव होता है, अगर 2-3 साल तो नहीं, मतलब इसके बावजूद भी नहीं अगर करते हैं, लॉ होने के बावजूद भी, और अगर बात पता चलती है तो फिर उसमें उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। जी जी जी। इसमें 2013 में जैसे पॉश आया, तो क्या हम अभी तक जिस लक्ष्य को लेकर बनाया गया था, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं? कितनी महिलाएं जो हैं वो उनको अभी तक जो है न्याय मिल पाया है? नहीं, देखिए अगर मैं बात करूं आंकड़े की तो देखिए जो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के जो आंकड़े हैं उसमें भी टोटल 17,100, एक साल में 17,139 केसेस हैं, जिसमें कि 418 सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस के हैं। अच्छा, पूरे देश के। तो और इसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो आपके मेट्रो से हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, असम के हैं। इन स्टेट्स में ये केसेस ज़्यादा निकल के आए हैं। क्योंकि जहाँ पे देखिए, जहाँ पे वर्किंग वुमेन ज़्यादा होंगी, केसेस भी वहीं पे होंगे। ये तो एक मतलब रजिस्टर्ड केसेस है। ऐसे कई केसेस जो अनरजिस्टर्ड हैं, ड्यू टू सोशल स्टिग्मा लोग आगे आते ही नहीं हैं। कई छोटी छोटी चीज़ों में तो क्या करते हैं कि चलो ठीक है तो जॉब ही छोड़ दो, ठीक है, या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हर कोई आगे बढ़ के करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे समाज की स्थिति भी वैसी ही है। जी जी जी। तो बाहर बातें ना फैले। कई अनमैरिड लड़कियां होती हैं, उनको शादी की चिंता होती है कि मान लो अगर किसी बार कुछ भी पता चल गया तो उसमें उनकी शादी में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जिनकी वजह से मेरे को हज़ारों केसेस तो अनरजिस्टर्ड रहते हैं। यानी लोग उसकी शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं, नहीं करा दफ्तरों में। जी, आईसीसी होने के बावजूद। जी। कितने दफ्तर हैं जो इसमें, जिनके यहाँ कमेटी बनी हुई है, और क्या ऐसा कोई डेटा भी आपके पास? देखिए कमेटी बनने की तो है, प्राइवेट में मोस्ट ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उसमें तो ये कमेटी बनी हुई है। पब्लिक में बनी होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, उसमें वर्क नहीं हो रहा है। जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह की ले लीजिए, तो वहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके है, तो ये पॉश तो सभी के लिए था, बट लोग उसको, कई स्टेट में तो ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं कि पॉश क्या होता है। ठीक है, ऐसा भी कोई लॉ है, ऐसा भी कोई एक्ट है, किसी को पता ही नहीं है। तो पता नहीं है, तो जब अवेयरनेस ही नहीं है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा? लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में तो ज़रूरी है ये, तो वहाँ बिल्कुल तो जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसे हैं कुछ संस्थान जहाँ पे नहीं हो रहा शैक्षणिक संस्थान? देखिए बहुत सारी छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ तो नहीं है। हाँ, रिनाउंड जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे तो ऑलरेडी लीगल सेल में भी और एक वुमेन सेल भी बना हुआ है। तो वहाँ वो अपनी शिकायतें दर्ज करती हैं लड़कियाँ अगर कुछ होता है ऐसा तो। बट उससे ज़्यादा मुझे जो मतलब जो एम्प्लॉयड जो लड़कियां होती हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है, तो रैदर देन कि यूनिवर्सिटी में तो देखिए अभी जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं उनके साथ अभी शुरू है, बट जो वर्क प्लेस में जो होता है ना उसका ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा है जी। खासकर फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखिए, जहाँ पे कि सुपरवाइज़र लेवल के लोग होते हैं, वो लोग अपना मतलब उसके लिए फेवर चाहते हैं, वहाँ पे फिर वो मजबूर हो जाती हैं कई जगह। जी रितु जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से संस्थान हैं या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, या कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? ये बहुत साफ सवाल है जो आपसे हम पूछ रहे हैं। अगर मेरी मानिए तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से अछूता है जी। ये सभी, चाहे आप NGO को ले लीजिए, इनफैक्ट जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, वहाँ भी कई केसेस में देखने में आया है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं कैसे लीगल प्रोफेशन में? लीगल प्रोफेशन में तो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लीगल प्रोफेशन में तो भी वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पे भी कमिटीज? हाँ, कमेटी है, वहाँ होता है, लेकिन बाकायदा हाँ, होता है वहाँ पे। देखिए लीगल में है तो लीगल वाले तो इसको अवॉइड नहीं करेंगे, तो वहाँ पे तो इसकी सुनवाई भी होती है। क्या कुछ ऐसे दफ्तर हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर ऐसा देखा गया है कि नहीं सुनवाई हुई, या फिर इसको किसी तरह से कोशिश की जाती है कि
बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बने हुए तो वहाँ भी हैं, लेकिन उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि देखिए उससे तो कंपनी की रेपुटेशन की भी बात होती है। तो कई जो एथिकल कंपनियां हैं वो तो अपने यहाँ जो बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, ठीक है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए जो औरत की डिग्निटी होती है वो सब पैरामाउंट होती है, ठीक है। तो जो एथिकल वैल्यूज़ सिस्टम वाली कंपनियां हैं तो वहाँ पे तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सुनवाई भी करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी देते हैं। बट बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ सिर्फ खानापूर्ति होती है, अगर हो भी रहा तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। उनके जो एनुअल रिपोर्ट बनते हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें नील डाला जाता है कि हमारे इस क्वार्टर में कोई इस टाइप के कोई केसेस नहीं आए हैं, कोई कंप्लेन नहीं आई हैं, ताकि उनकी रिपोर्टेशन बनी रहे। ये बताइए मैम कि जिस तरह से जब किसी भी वर्क प्लेस पे महिलाएं जाती हैं, उनको भी तो अवेयर करने की जिम्मेदारी कंपनी की है कि आपके यहाँ पर एक कमेटी है, यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो ये बताइए। तो ये इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि टाइम टू टाइम देखिए उन लोगों को वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए कंपनी को, उनके एम्प्लॉई की ट्रेनिंग होनी चाहिए पहुँच की, कि इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि नहीं पता होने की वजह से भी वो हादसे हो जाते हैं। इनफैक्ट जो मेल जो एम्प्लॉई हैं उनको अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैं कई कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ तो वहाँ पे फीमेल 1-2 ही होती हैं, ज़्यादा मेल ही होते हैं, तो मैं उनको और ज़्यादा वो करती हूँ कि देखिए ये अगर आपने आपका ये एक्शन ना क्वेश्चनेबल है तो प्लीज़ इससे बच के रहिएगा। कैसे आप बताती, थोड़ा अगर मैं व्यावहारिक तौर पर थोड़ा बताएं तो बिल्कुल पता चलेगा। जी, मैं ओपनली बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि मान लो कि आप कोई नई एम्प्लॉई आई है आपके यहाँ और आपको मन है कि उसके साथ कॉफ़ी पीने का, तो आपने एक बार बोला, उसने मना किया, हाँ आपने दूसरी बार बोला, आपने मना, उसने फिर मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तीसरी बार आपने टेक्स्ट कर दिया, तो वो उसको बोल सकती है कि मेरे को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, तो प्लीज़ बचिए इन सब चीज़ों से। अच्छा जी, ठीक है जी। तो दूसरी बात कि देखिए हर तरह के जो एक्ट होते हैं वो नहीं इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए जो कंपनी के वर्किंग आवर में जो रिलेटेड है, मतलब से रिलेटेड है, वही इसके अंदर आते हैं एक्ट। सपोज़ कर लिए कि मान लो जी कि कोई बाहर पार्टी कर रहे हैं, वही एम्प्लॉय फीमेल मेल दोनों बाहर, अगर इंडिविजुअल में अगर पार्टी वहाँ कुछ होता है तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके लिए। लेकिन अगर कोई पार्टी कंपनी ने ऑर्गेनाइज करी है बाहर में, और उस पार्टी में अगर किसी के साथ कुछ इस टाइप का इंसिडेंस होता है किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ, तो फिर एम्प्लॉयर उसके लिए होगा, या टूर पे कहीं गए हैं वहाँ पे अगर कुछ होता है तो भी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो औरतों की सुरक्षा तो अहम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि कौन किस किस जगह पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जी, मान लो कि आप जाती हैं लड़कियां भी आजकल, तो देखिए अभी ग्लोबल इसमें है तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो बाहर काम करने जाती हैं, वहाँ पे अगर होटल में रह रही हैं तो वहाँ भी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयर की ही है कि उनको पूरी तरह से काम करने गई हैं तो उनको पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अगर वहाँ पे कुछ अगर था तो फिर हाँ। और इस एक चीज़ और बताया, अगर मान लो कि कोई इंसिडेंस प्रूव नहीं भी हुआ है तो भी उसमें आईसीसी कमेटी को भी ये पावर है कि अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प अगर करनी है अग्रीड वुमेन की, अगर उसको कुछ ये है तो उसमें जो रिस्पोंडेंट है, एक्यूज्ड है, तो उसकी सैलरी से वो उसमें उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैं मेल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसा कुछ करो ही मत, जैसे कि आप लोग इन सब चीज़ों में फंसो। सर एक और इंसिडेंस बताती हूँ। जैसे एक कंपनी थी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी, कि वहाँ पे ट्रिप गई थी, हरिद्वार की ट्रिप गई थी। वहाँ पे एक जो लेडी होती है, एम्प्लॉय होती है, वो आगे बैठी है, मेल पीछे बैठा है। जब वहाँ ट्रिप वहाँ पहुँचती है तो उस बीच में वो जाके कंप्लेन करती है कि जो पीछे बैठे थे उन्होंने मेरे हेयर को टच किया है। अब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि चलती हुई बस में अगर मान लिया आपने ओपन हेयर रखा है तो माइट भी कि हवा से वो पीछे जा रहा हो, अननोइंगली भी उसका हाथ ऐसे बस के उसमें रख सकते हैं ना, उसके हेयर आ सकते हैं हाथ में, तो वो स्ट्रेच फील होगा। तो इट डजंट मीन कि उसने इंटेंशनली कुछ किया है, ठीक है। तो उसमें एक इंटेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस इंटेंशन से आपको वो टच कर रहा है, और ये एक फीमेल ही बता सकती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें इंटेंशन एक बहुत मतलब उसको ये अहम मतलब बिहेवियर बात कह सकते हैं। तो इंटेंट को देखना ज़रूरी होता है कि कैसे कई बार अननोइंगली भी वो कर सकते हैं, मतलब चला जाता है हाथ। तो इसमें वही हुआ कि
उसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रितु जाता जी, है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमारा बड़ा डाइवर्स, जो हमारी कंट्री जी। बड़ी डाइवर्स है। हर स्टेट के अलग अलग तरह के जो हैं वो चीज़ें होती हैं, बात करने का तरीका होता है, या फिर कुछ चीज़ें बड़े जी, जी। हल्के फुल्के अंदाज में कहीं बोल दी जाती हैं, लेकिन शायद किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति के लिए वो उसको वो अदरवाइज हाँ, ले वो सकता कैसे है। ले तो रहे वो हैं। कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाँ, बारीकी, तो उसमें देखिए जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब इंक्वायरी होती है, तो उसमें उस बंदे का बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि क्या इसका ये नेचर में ही है। ठीक है, कई बार जोक में भी हो जाता है ना, जब कुछ गलत बोल देते हैं फिर बोलते हैं अरे इट वाज जोक, जस्ट आई वाज जोकिंग, ऐसे बोल देते हैं। तो कई बार लेकिन उस जोक में भी वो इंटेंशनली ही कर रहे होते हैं, तो ये भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ 2-3 बार अगर रिपीट होता है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर वो रिपीट हो रहा है, तो उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जी। वो पता चल जाएगा कि खास किसी एक, अगर किसी की नेचर में ही है कि किसी को भी हर किसी के साथ वैसे बिहेव कर रहा है, तब तो चलो ठीक है। बट अगर एक बंदा नॉर्मल है और अचानक से किसी को देख के वो बार बार उसके ऊपर वो कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो इंटेंशनली कर रहा है। जी। तो इंटेंशन को इसमें बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। कोई डेटा और आप देना चाहती हैं? और बॉक्स क्या है? बॉक्स, सी बॉक्स, सी बॉक्स, सी बॉक्स देखिए वो उन लोगों के लिए है जो कि महिलाएं ओपनली जाके अपना कंप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो इन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट का विंडो है, पोर्टल है, वो वहाँ पे जाके वो अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की ना शिकायत कर सकती हैं। वहाँ पे जाके ऑनलाइन जाके अपना डिटेल और जो भी उनके साथ इंसिडेंट्स हुआ है उसकी पूरी डिटेल उसमें डाल सकती हैं। फिर वहाँ से उनके एक डीओ के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाता है उनका कंप्लेन, फिर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसमें कॉग्निजेंस लेता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे कोर्ट केसेस की बात होती है या कुछ मोलेस्टेशन के केसेस की बात होती है, जिसमें महिलाएं जो हैं, आपने कहा कि वो फील करती हैं, उनको बहुत ह्यूमिलिएशन होती है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें महिलाएं जो हैं वो कंफर्टेबल रहें और अपनी बातों को बताएं, ताकि वो वाकई शिकायत दर्ज करा सकें? जी, इसीलिए वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं वो फीमेल होती हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पे काउंसलर को भी हम लोग इनवाइट करते हैं, जो आईसीसी कमेटी काउंसलर को भी बुलाती है, जिसके सामने वो अपनी बातें रख सकें। एक और मैं इस पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा औरतें ही सही होती हैं। कई जगह ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि महिलाओं ने किसी से पर्सनल ग्रीवेंस के वजह से भी दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, उसका किसी मेल जो उनके काउंटर पार्ट जो भी कोलीग हैं उनके ऊपर ना गलत लांछन लगाती हैं, गलत आरोप लगाती हैं। तो इस तरह की केसेस भी आ रहे हैं। दुरुपयोग भी होता है। हाँ, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कई बार अपने मतलब पोजीशन को हायर करने के लिए, कई बार होता है कि देखो कोई टैलेंटेड ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, बट जो कम जिसको होता है उसको लगता है कि नहीं मैं ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, उसको क्यों प्रमोशन मिल गया, या कुछ पहले के पुराने कुछ वो चीज़ें रहती हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि किसी हथियार जैसे एक आ गया है, तो इसमें बहुत जैसे बाकी लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें भी काफ़ी दुरुपयोग के आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, जिसमें कि महिलाएं भी पुरुषों को गलत आरोप लगा के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मेलिशियस जो कंप्लेंट्स होते हैं तो उसके अगेंस्ट में भी आईसीसी बहुत उसमें क्या होता है यदि कोई गलत तरीके से किसी को, आपने कहा कि गलत आरोप लगाते हैं या किसी तरह से करना, तो उसके लिए फिर उस महिला के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? तो उनको भी, उनके साथ भी वही होगा जो पुरुष के साथ होता है, उनको भी उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। जो क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ जेंडर न्यूट्रल होता है तो उसमें जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो हर जगह इक्वलिटी की ही हम बात करते हैं। जी। अच्छा, आपने कहा रितु जी कि 10 यदि पुरुष भी हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी होगी, तो क्या अभी ऐसी कुछ केसेस आए हैं जहाँ पुरुषों ने पुरुषों के खिलाफ? बिल्कुल यही मैं बता रही हूँ। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पुरुष बनाम महिला, जी ठीक है, एक पुरुष भी पुरुष का मिसयूज कर सकता है, सेक्सुअली हैरेस कर सकता है, एक महिला भी महिला को हैरेस कर सकती है वर्क प्लेस पे, जी ठीक है, एक महिला भी पुरुष को कर सकती है। तो ये सारे एंगल से एक दूसरे के साथ वो है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक जेंडर दूसरे जेंडर को कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें सारे ग्रुप, मतलब सभी ग्रुप के लोग आ रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस भाषा या किस भाषा शैली या वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई मेल फीमेल को या फीमेल मेल को या मेल मेल को अगर वो इस तरह से व्यवहार करता है तो होता है, ये हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है, जो एथिक्स है, जो वैल्यू है, उसको बना के रखने की ज़रूरत है।
और हर किसी को अपनी एक लिमिटेशन बनानी है, ताकि कोई बाद में जाके किसी तरह के कोई कानूनी दाव उसमें फंस ना जाए। और जरूरी नहीं कि औरतों को सुरक्षित या अवेयर करेंगे, मर्दों को भी उतने ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एलिगेशन उनके ऊपर आता है तो उनको अपना बचाव भी करना है। अगर वो पहले से अवेयर रहेंगे तो शायद वो एक्टिविटी नोइंगली अननोइंगली नहीं करेंगे और उन्हें किसी भी तरह का हैरेसमेंट का, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सबको एक दायरे में रहना चाहिए और कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे हमारे क्या रिलेशन है किसके साथ, कहाँ पे हमें ज़्यादा अपनी लिमिट को आगे क्रॉस करके बोलना है, कहाँ पे अपने आप को अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है, तो वो हम पता होना चाहिए हर किसी को। जी रितु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम लड़कियों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जब वो अब आगे राजनीति में भी आएंगी, जब अब एक रिजर्वेशन भी आ गया है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को जागरूक होना ज़रूरी है कि किस तरह से हम हमारा बिहेवियर रहे, ताकि हम सार्वजनिक स्थान पर एक दूसरे की जो है मतलब एक मर्यादित बिहेवियर देखिए हर जगह ज़रूरी है, वो चाहे घर हो कि प्रोफेशन हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने आप को अवेयरनेस के थ्रू अगर अपने आप को कंट्रोल करते हैं या अपने बिहेवियर को, तो इन सब अलग से एक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें परवरिश का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। परवरिश का भी योगदान है जी, बिल्कुल। पेरेंट देखिए, सभी पेरेंट्स को सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि कोई भी चाहे लड़का हो, तो हम लोग जनरल बोलते हैं अरे लड़का 11 बजे तक, कोई बात नहीं, लड़का हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो, 11 बजे रात को आएगा, 12 बजे रात को आएगा। लेकिन लड़की जाती है तो बोलते हैं कि नहीं यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप हर लड़के को ये बताया जाए कि जो सामने बाहर है वो तुम्हारी बहन हो सकती है, कल तुम्हारी बहन अगर बाहर जाएगी, मदर तुम्हारी बाहर जाएगी, उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये संस्कार जो होते हैं ना, हर लड़के को भी देनी चाहिए, हर लड़की को भी देनी चाहिए जी, ताकि वो अपने एक उनके जो मर्यादा क्या है, वो मर्यादा के उनको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रितु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मसले पर आज जो है दर्शकों को बताया। तो रितु जी ने जो ख़ास बात यहाँ बताई है कि हर व्यक्ति को अपने एक मर्यादित व्यवहार के भीतर रहना चाहिए, उसका व्यवहार जो है वो बहुत मर्यादित होना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि हम परवरिश भी बच्चों की इस तरह से करें ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। और वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर ये ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं और जो पुरुष हैं उन दोनों को ही मालूम होना चाहिए कि उनका कौन सा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति को आहत कर सकता है, इसलिए सबका जो व्यवहार है वो मर्यादित रहे। तो हमने आज बात की है पॉश एक्ट के बारे में, ये जो बहुत ज़रूरी है, और हम अपने अगले कार्यक्रम में किसी और नई कानूनी जानकारी के साथ आपके पास आएंगे। शुक्रिया।